Okay, hello guys. Good evening to all of you. Let's begin with the session. First of all, we're attending online. Let me know. Am I audible? Okay, fine guys. Let's begin. क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? अगर अपन जावा की बात करें, आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग वेरिएबल, जहां पे अपन डिवीजन सेकंड कैटेगरी के वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अपन ने पता किया था डिवीजन सेकंड कैटेगरी में तीन तरीके के जो वेरिएबल होते हैं, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड देन व्हाट लोकल वेरिएबल, राइट। तो अपना जो डिस्कशन चल रहा था वो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जस्ट एक क्वेश्चन सफिशिएंट आपके इंटरव्यू के लिए, दैट इज इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है, अपन उसको डिस्कस कर रहे थे। अपन इंस्टेंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके थे। कल अपन स्टैटिक के बारे में भी कल अपन ने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे और हर एक पॉइंट पे अपन ने इसको इंस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करने का ट्राई किया था। और इसके साथ साथ अपन ने एक आधा एग्जांपल भी देखा था इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग। मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको प्रोग्राम को ट्रेस करना है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा सा प्रोग्राम हो रिगार्डिंग इंस्टेंस और स्टैटिक, आप किस वे से उसको ट्रेस कर सकते हो, ये सारा अपना डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अगेन। एक आधा एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ इंस्टेंस और स्टैटिक को मिक्सअप करके, सो दैट आप और थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। और उसके बाद अपन लास्ट में कंक्लूड करेंगे सारे डिफरेंसेस इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच में जो है, राइट। सो जस्ट 1 सेकेंड। या तो लास्ट में आई थिंक अपन ने ये कुछ एग्जांपल देखा था जिसको अपन ने ट्रेस किया था और अपन ने इसका आंसर फाइंड करने के ट्राई किए थे कि इस केस में क्या आउटपुट आएगा एक्चुअली, राइट। यस, तो ये प्रोग्राम था। नाउ चलो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस केस में क्या आउटपुट होगा, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर व्हाट चेंज आई एम डूइंग। Okay, suppose I'm doing this. Okay, I'm doing this, guys. Example आपके सामने है. Let me know what is the output of this particular program. इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा जो प्रोग्राम आपके सामने है? बहुत ही सिंपल, आई थिंक। अगेन कोई ज्यादा चेंजेस मैंने किए नहीं कल के एग्जांपल में, थोड़ा सा चेंजेस मैंने किए यहाँ पे और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा। Yes, in the chat section first. What will be the output of this program? आई थिंक बहुत ही इजी है फिगर आउट करना क्या आउटपुट होगा। देखो सबसे पहले तो प्रोग्राम में ये देखिए कहीं कोई एरर तो नहीं है। एरर है तो फिर तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ऑब्वियसली आपको जस्ट क्या बोलने की रिक्वायरमेंट है, एरर आएगी, राइट। और अगर एरर नहीं है तो फिर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाना स्टार्ट करिए। जहां पे मैंने आपको कल बोला था सबसे पहले क्या देखना आपको, कोई स्टैटिक वेरिएबल है या नहीं। स्टैटिक वेरिएबल है तो उसकी एक कॉपी बना दो। उसके बाद आपको मेन से चलाना स्टार्ट करना अभी के लिए, और फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनते जाए आपको क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंस वेरिएबल, और लाइन बाय लाइन आपको ट्रेस करना है। तो चलो लेट मी नो क्या आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, कोई एरर आएगी या फिर कोई आउटपुट आएगा। देखो पहली बात तो ये कि एक बार थोड़ा जब भी इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप हो, एक बार देख लिया करो कि एक्सेस करने का तरीका क्या है, राइट। तो एक्सेस करने का तरीका क्या, देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट, देखो नेम कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस। सी नेम कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक, राइट। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे देखो नेम वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, किस पे हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल पे। देखो रेफरेंस वेरिएबल पे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल भी रेफरेंस वेरिएबल पे हो सकता है
और इंस्टेंस वेरिएबल भी किस पे हो सकता है, रेफरेंस वेरिएबल पे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चलो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों किस पे हो रहे, रेफरेंस वेरिएबल पे। बट जैसे ही आप इस वाले पे आओगे, यहाँ पे आप कैसे कर रहे हो, उसको डायरेक्ट कर रहे हो, ना किसी रेफरेंस वेरिएबल पे किसी पे नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट कर रहे हो। अब जब डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि डायरेक्ट आप किसको कर सकते हो, स्टैटिक को कर सकते हो, अगर आप कौन सी क्लास में हो, उसी क्लास में हो। तो देखो क्लास में तो मैं कौन सी हूँ, स्टूडेंट में ही हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन किसको, स्टैटिक को। तो क्या नेम वेरिएबल आपका स्टैटिक वेरिएबल है, नहीं। तो इसका मतलब लाइन नंबर 12 पे क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि नेम कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस, और इंस्टेंस को एक्सेस करना तो अपने क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इसको डायग्रामेटिक अप्रोच से भी जाओगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे, कंफ्यूजन, क्योंकि कितने नाम है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में नेम नाम की कॉपी बनेगी। तो जब यहाँ पे नेम की बात कर रहे तो कौन से ऑब्जेक्ट का नेम, पहले वाले का या दूसरे वाले का, देयर इज नो क्लियर कट मीनिंग, राइट। सो 100% लाइन नंबर 12 पे क्या आने वाली है, एरर। तो मेक श्योर थोड़ा जब भी इंस्टेंस और स्टैटिक को सॉल्व करो, थोड़ा एरर पे भी अपने को देखना है कि कहीं पे कुछ एरर तो नहीं आ रही, और अगर एरर नहीं आ रही तो फिर फर्दर आपको चलने की रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं यहाँ पे एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो मूव करते अपन कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, जहां पे अपनी फाइल है। डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे चलाना है, आज से आप खुद चला के देख सकते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल जैसे आप करने जाओगे तो यहाँ पे लाइन नंबर 12 आपको एरर दे रहा होगा, लाइन नंबर 12 आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, राइट। अभी एक बार एरर पढ़ने की ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि आप एरर पढ़ के समझ सकते हो कि एरर क्यों आ रही है, क्योंकि बोल रहा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। स्टैटिक इधर छुप गया होगा, दिखा दो आपको, cannot be referenced from a static context, right। तो क्या है ये static context and all, right। लेकिन एक्चुअली में थोड़ी देर में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसके बाद इवन आप एरर भी बता पाओगे, क्योंकि उसके बाद आपको सब कुछ पता होगा इंटरनल लेवल पे किस तरीके से जावा काम करता है ऑल। बट अभी फिलहाल के लिए लाइन नंबर 12 पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, इतना तो अपने को पता चल रहा है, लाइन नंबर 12 पे एरर है। चलो अगर इसको मेरे को रेक्टिफाई करना है, सही करना है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, s.name = cp, मैं यहां से हटाना चाह रहा हूँ। चलो मेरे को बताओ तो इस वाले केस में क्या होगा फिर, लास्ट वाले में तो एरर थी, क्यों थी, मुझे लगता पता चल गया होगा आपको। इस वाले में भी एरर है या नहीं, देखो रेफरेंस वेरिएबल से कर रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, रेफरेंस वेरिएबल से कर रहे हो, लाइन नंबर 10 पे भी कोई दिक्कत है नहीं, लाइन नंबर 12 पे रेफरेंस वेरिएबल से कर रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं, लाइन नंबर 11 पे अपन कैसा कर रहे हैं, डायरेक्ट किसको कर सकते हो, स्टैटिक को। तो क्या सीनेम आपका स्टैटिक वेरिएबल है, यस, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्लास के अंदर से स्टैटिक को कैसा कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कल ही अपन ने डिस्कस किया इसको, राइट। तो इस बार बताओ फिर मेरे को क्या आउटपुट आएगा अगर कोई एरर नहीं है तो, टेल मी फास्ट, क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। चलो ट्रेस करो कल का जो सेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग फास्ट लिस्ट को। Yes, trace it fast. What will be the output of this program? आप स्टेप फॉलो करिए, बनाइए डायग्राम प्रॉपर, आप पहुंच जाओगे लास्ट आउटपुट तक, आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे। चलो देखते हैं अपन। ऑब्वियसली सबसे पहला मैंने आपको कल बताया था, जब भी प्रोग्राम आपको क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, इसमें कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस है, कौन सा, सीनेम, बना दो उसकी एक कॉपी। वैल्यू क्या दे रखी है आपने, सीपीटी, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करो मेन से, जैसे मेन पे आओगे पहली लाइन पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ओके, बनाते अपन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये बना ऑब्जेक्ट, कौन पॉइंट कर रहा है, उसको एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले क्या देखना आपने को, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का। जाके देखो एक बार स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, स्टूडेंट क्लास के अंदर जाके देखोगे तो इंस्टेंस वेरिएबल है, कौन सा, नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, ओके, नेम इक्वल टू, क्या पहले से कोई वैल्यू दे रखी है आपने, यस, क्या दे रखा आपने, सीएसटी, ओके फाइन। नाउ उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन क्या है, एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, S1 पॉइंट कर रहा है। एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, S1 पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते अपने को देखना है किसका ऑब्जेक्ट बना है, स्टूडेंट का। जाओ एक बार स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, नेम इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, बनाओ यहाँ पे कॉपी, नेम इक्वल टू, पहले से कोई वैल्यू डाल रखी है आपने, यस, सीएसटी डाल रखा, ओके फाइन।
चलो यहां तक हो गया। उसके बाद s1 डॉट नेम, s1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम वेरिएबल में चेंज करना है। क्या करना, चेंज करके चंद्रपाल करना है। तो s1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम वेरिएबल में चेंज करना है, और क्या करना, चेंज करके नेम वेरिएबल चेंज हो क्या हो जाएगा, चंद्रपाल हो जाएगा। ओके फाइन। उसके बाद अगला s डॉट सी नेम, s जिसको पॉइंट कर रहा है उसके सी नेम वेरिएबल में चेंज करके क्या करना है, कोड। देखो सी नेम कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक, तो इसकी कितनी कॉपी बनने वाली है, एक। कोई भी मांगेगा तो यही से आने वाला है। तो एस ने मांगा सी नेम या S1 ने मांगा होता सी नेम, दोनों का मतलब कौन सा सी नेम है, यही वाला। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी बनेगी, सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या करने वाले, शेयर करने वाले। तो एस के सी नेम में ये अटके कितना हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ये हो गया आपका कोड। नाउ नेक्स्ट वन, उसके बाद देखो बोल रहे हैं सी नेम इक्वल टू प्लैनेट। अब ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं। तो सी नेम इक्वल टू प्लैनेट मतलब सी नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, प्लैनेट। तो अभी ये भी हटके इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लैनेट। ओके उसके बाद एस डॉट नेम, एस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, सीपी। एस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, सीपी। ओके फाइन, ये सारा कुछ अपन ने ट्रेस कर लिया। अब सीधा देखते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एस डॉट नेम, एस जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम को प्रिंट करवाना अपने को। एस जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम कौन सा है, सीपी। ओके एस जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम, किसी का भी सी नेम यही है, दैट इज व्हाट, प्लैनेट। ओके S1 का नेम, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम दैट इज चंद्रपाल, राइट। ओके एंड देन S1 का सी नेम, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम भी यही होने वाला है, दैट इज व्हाट, प्लैनेट। So that is the output, CP planet, Chandrapal planet, that's the output, right? So again बहुत ही बेसिक है, अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो कोई चांस नहीं कि स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका गलत हो। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे चला के दिखाता हूं मैं आपको, प्रॉपर जो अपन ने फैच किया है ऐसा ही कुछ आउटपुट आने वाला है। देखो कंपाइलेशन में इस बार कोई प्रॉब्लम है नहीं, और प्रॉब्लम नहीं है तो अपन रन कर सकते हैं, और जैसे अपन रन करेंगे यहाँ पे जो अपन ने ट्रेस किया था उसी अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, राइट। तो किस तरीके से फ्लो चलता है इंस्टेंस और स्टैटिक का ना, मुझे लगता है आप ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे रिगार्डिंग दिस। ओके सो दिस इज अ सीन, कैसे आप अगर आप इंस्टेंस और स्टैटिक के क्वेश्चन मिक्सअप होते तो आपको कैसे डील करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इनकेस आपको लिखना हो तो लिख सकते हो क्विकली, जस्ट वेटिंग, डू इट फास्ट अगर लिखना हो तो। ओके फाइन देन,
ओके चलो अब कुछ और सिनेरियो क्रिएट करते हैं, कुछ और पॉइंट्स अपन फैच आउट करने की ट्राई करते हैं अभी और इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व हियर। ओके फाइन, लिख लो आई बिलीव। चलो यहाँ पे एक और पॉइंट अपन फैच आउट करने की ट्राई करते हैं, दैट इज व्हाट। सो मैं एक बार सब हटा रहा हूँ और बहुत स्टूडेंट क्लास का नाम अपन ने ले लिया, थोड़ा थोड़ा क्लास का नाम भी चेंज करते हैं। वैसे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट देन थोड़ा एग्जांपल चेंज करता। क्या कर लेना रिकॉर्डिंग देख के। यहाँ पे सब मैं कुछ लिख रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व हियर। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक x ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक में क्या ले रहा हूँ यहाँ पे y ले रहा हूँ, राइट। x किस तरीके का वेरिएबल है यहाँ पे, इंस्टेंस वेरिएबल, y किस तरीके का वेरिएबल है यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल, राइट। चलो एक बार अपन इसको एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ पे आके ऑब्वियसली टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट। टेस्ट क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देन मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लेट्स से t डॉट x एंड लेट्स से, क्योंकि x में तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मेरे को कैसे कॉल करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल पे, बट y को एक्सेस करने के लिए मेरे पास चॉइस है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, टेस्ट डॉट y, क्लास के नाम के साथ भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, और रेफरेंस वेरिएबल से भी कर सकता हूँ, आपको पता है कल के सेशन से, राइट। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, तो ये तो बहुत टाइम पास क्वेश्चन पूछ रहा, क्या आउटपुट आने वाला है, देयर इज नो डाउट। पहली बात ये देख लो, कोई एरर तो नहीं है, तो एरर इसलिए नहीं क्योंकि x कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस कैसे एक्सेस कर रहे हैं अपन, रेफरेंस वेरिएबल पे, दैट इज फाइन। y कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक, कैसे एक्सेस कर रहे हैं अपन, क्लास नेम पे, दैट इज आल्सो फाइन। तो कोई एरर का स्कोप तो है नहीं। t डॉट x, तो x की वैल्यू कितनी है 10, टेस्ट डॉट y, तो y की वैल्यू कितनी है 20, तो आउटपुट क्या आने वाला है 10 एंड 20, देयर इज नो डाउट, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर है नहीं, और अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आउटपुट जो है वो क्या मिल रहा है मेरे को 10 एंड 20, जो अपन ने जज किया था उसी अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, कोई इशू है नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द आउटपुट नाउ। पिछली बार तो कोई डाउट था नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने खुद ही 10 और 20 डाल रखा था, तो जैसे मैं प्रिंट करवा रहा था उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। बट इस बार प्रॉब्लम ये है कि मैंने कुछ वैल्यू दी नहीं। ओके, सो कुछ आंसर आ रहा है कि गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। चलो देखते पहली बात क्या होने वाला है। देखो अगर अपन इसको ट्रेस करने की ट्राई करें तो क्या कुछ होगा, ट्रेस करने का पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले अपने को देखना कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, यस देयर इज अ स्टैटिक वेरिएबल, कौन सा, y, तो एक y की कॉपी बनने वाली है। चलो ये बन गई y की कॉपी। अब सवाल ये, इस y की कॉपी में स्टार्टिंग में क्या वैल्यू जाने वाला, क्योंकि अपन ने यहाँ पे दे नहीं रखा। अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा होता y इक्वल टू 20, तो स्टार्टिंग में क्या वैल्यू चली जाती है यहाँ पे 20, जो अभी तक अपन करता है। देखो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के केस में अगर एज ए प्रोग्रामर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दोगे तो प्रोग्राम चलाते टाइम, जावा के प्रोग्राम को कौन चलाता है, पहली बात तो जेवीएम, राइट। प्रोग्राम चलाते टाइम जेवीएम उसको क्या देने वाला है, डिफॉल्ट वैल्यू देने वाला है। और वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, वो डिफॉल्ट वैल्यू डिपेंड करेगा, अब किस पे डिपेंड करेगा, डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, राइट। तो जैसे यहाँ पे y वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंट, तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। इवन मैंने आपको एक बार खाली हिंट दिया था, डिटेल में अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं, 8, राइट। मैंने इस तरीके से नाम भी लिखा था, बाइट, शॉर्ट, हाँ, इंट, लॉन्ग, राइट, देन फ्लोट, हाँ, डबल, देन कैर एंड बुलियन। डिटेल में अपन इनको बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला, बहुत सारे क्वेश्चन इस एरिया से बन सकते हैं। इवन मैंने एक दो क्वेश्चन आपको भी रिसर्च करने का बोला था, विल डिस्कस लेटर। लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डेटा टाइप पे। तो अगर इन चारों में से कोई डेटा टाइप है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इन दो में से कोई डेटा टाइप है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0.0। अगर आपका कैर है डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली इसकी वैल्यू होगी स्पेस कैरेक्टर, एक स्पेस आएगा आपका,
और अगर बुलियन है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो डिपेंड करेगा आपका डेटा टाइप कौन सा है, उसके बेसिस पे जेवीएम उसको कौन सी वैल्यू देने वाला है, डिफॉल्ट, राइट। तो जैसे यहां पे अपन बात करते हैं, और इसके अलावा ये तो कौन सा डेटा टाइप हो गया, प्रिमिटिव। एक और डेटा टाइप हो सकता है प्रिमिटिव के बाद कौन सा, यूजर डिफाइंड हो सकता है। यूजर डिफाइंड मतलब क्लास, हर एक क्लास क्या होती है, यूजर डिफाइंड। अगर क्लास हुआ मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो ये सारे डिफॉल्ट वैल्यू आगे, नल बहुत काम में आने वाला अपना, वी विल डिस्कस लेटर। बट अभी के लिए अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं तो वो किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं, 8। तो उसमें डिफॉल्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके से चलेगा। और प्रिमिटिव के अलावा कोई सा भी डेटा टाइप होगा जो कि ऑब्वियसली क्या होगा, क्लास होगा, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, नल, राइट। एक बार देखते हैं ऐसा कुछ है या नहीं। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप देखने के ट्राई करोगे तो स्टार्टिंग में वाई में क्या जाने वाला है, यहाँ पे 0, राइट, क्योंकि वाई के डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, 0। ओके, उसके बाद अंदर आओ मेन से, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट करेगा उसको, टी पॉइंट करेगा। ऑब्जेक्ट बनते ही अपने को देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, टेस्ट। क्या इसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, कौन सा, एक्स। बनाओ यहाँ पे कॉपी एक्स की वैल्यू, अपन नहीं डाल रहे, कौन सी वैल्यू जाएगी, डिफॉल्ट। क्या है डेटा टाइप, इंट, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे टी डॉट एक्स, टी का एक्स वैल्यू कितनी है, 0। टेस्ट डॉट वाई, वाई स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू कितनी है, 0। तो अभी अगर इसका आउटपुट देखोगे तो कितना आने वाला है, 0 0, राइट। ऑब्जेक्ट हियर। बट मैं जस्ट खाली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लोग इस तरीके से आंसर करते कि अगर आप वैल्यू नहीं डालोगे तो हमेशा वैल्यू 0 जाएगी, जो कि गलत है एक्चुअली। 0 हमेशा नहीं जाने वाला। इस तरीके से फीलिंग आपको आ सकती है कि हमेशा वैल्यू क्या जाएगी, 0, या फिर गार्बेज। गार्बेज नाम की कोई चीज जावा में होती नहीं, जैसे सी लैंग्वेज में अपन पढ़ते, कुछ भी नहीं दोगे तो क्या चला जाएगा, गार्बेज। गार्बेज मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यू आ सकती है, बट यहाँ पे इस तरीके का नहीं है, पहले से फिक्स कर रखा पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दूं, जैसे मान लो इंट की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बुलियन, तो बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। तो यहाँ पे जब टी डॉट एक्स प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होने वाला, लाइन नंबर 8 पे फॉल्स प्रिंट होने वाला है। देखो यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रन करूंगा देखो लाइन नंबर 8 की वजह से क्या प्रिंट हो रहा है आपका, फॉल्स। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे देखो अगर मैंने इसको इंट की जगह क्या किया होता, डबल किया होता, तो y की जगह क्या प्रिंट होने वाला है, 0.0, क्योंकि डबल की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0.0। लेट्स एग्जीक्यूट दिस थिंग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फॉल्स, और उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, 0.0। अगेन जैसे मैंने आपको एक चीज और बोली थी ना, जैसे अगर मान लो ये डबल की जगह मैं इसको स्ट्रिंग करता, देखो एक चीज मैंने आपको थोड़ा पहले भी बोला था, जब आइडेंटिफायर के अपन ने रूल डिस्कस किए थे, वहां पे मैंने बताया था कि प्री डिफाइंड क्लास कुछ होता है। प्री डिफाइंड क्लास का मतलब क्या होता है, ऐसी क्लास जिसको जावा ने पहले से बना रखी है, जिसको आप जरूरत पड़ने पे क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। तो जो ये स्ट्रिंग है ना, ये भी जावा की क्या है, प्री डिफाइंड क्लास। देखो अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं ये पता करने का कि कैसे पता करोगे कि प्री डिफाइंड क्लास है या नहीं, बाकी आगे चल के आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी अगर किसी का पहला लेटर कैपिटल है तो दैट इज व्हाट, क्लास। अभी आप ऐसा मान लो, तो यहाँ पे जैसे पहला लेटर एस का क्या है, कैपिटल, इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या है, क्लास। तो ये प्रीडिफाइंड क्लास है, और क्लास है अगर तो इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, नल। तो अगर अब यहाँ पे देखोगे टेस्ट डॉट वाई, तो इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, नल। देखो अब जो करना, 0.0 की जगह आपको नल दिखेगा, देखो फॉल्स, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, नल, राइट। अब इनके बहुत सारे रूल होते हैं जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपना टारगेट खाली इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल को समझना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वैल्यू डालोगे तो कौन सी वैल्यू जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू, और आप डाल रहे हो तो आपकी वैल्यू जाने वाली, राइट। इवन एक बार डिफॉल्ट जाने के बाद आप चाहो तो चेंज कर सकते हो इसको। जैसे सपोज मैंने यहां पे ऐसा कर लिया, टी डॉट एक्स इक्वल टू ट्रू, तो अब एक्चुअल में अगर लाइन नंबर 9 पे जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होने वाला है, ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या गया था, फॉल्स, लेकिन फिर आपने उसको चेंज करके कितना कर दिया, ट्रू। तो चेंज आप कर सकते हो, स्टार्टिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं। जैसे अगर इस वाले को मैं ट्रेस करूं तो क्या होने वाला है, सबसे पहले वही वापस चीज, सबसे पहले देखना कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, यस, कौन सा वेरिएबल है, वाई। कुछ वैल्यू आपने डाल रखी है, नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, नल। उसके बाद आओ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, टी। ऑब्जेक्ट बनते ही अपने को देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, टेस्ट। क्या टेस्ट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, कौन सा, एक्स। ओके, एक्स। क्या एक्स में स्टार्टिंग में कोई वैल्यू डाल रखी है, नहीं, तो डेटा टाइप कौन सा है, बुलियन, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। उसके बाद अगली लाइन, टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स में वैल्यू चेंज करके क्या करनी है आपको, ट्रू। तो जो पुरानी वैल्यू पड़ी वो हट जाएगी और कितनी हो जाएगी, ट्रू। अब अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे टी डॉट एक्स, क्या प्रिंट होने वाला है, ट्रू। अगर प्रिंट करोगे टेस्ट डॉट वाई, क्या प्रिंट होने वाला है, नल।
तो क्या प्रिंट होगा इस बार, ट्रू एंड नल। तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं डालोगे तो एक बार को क्या आने वाली है, डिफॉल्ट वैल्यू। उसके बाद आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जस्ट एक बार इसको मैं क्लियर करता हूं। कंपाइलेशन इज फाइन, रन करने के ट्राई करोगे, इस बार क्या आ रहा है, ट्रू एंड नल। और वैसे भी हमेशा आप इंस्टेंस वेरिएबल के केस में यही करने वाले, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल में आप पहले से वैल्यू नहीं डालोगे कभी भी। क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाते, अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वैसे भी पहले से डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर मैं पहले से डालूंगा तो सबके लिए कितनी रह जाएगी, ट्रू। जबकि सबके लिए तो सेम रह ही नहीं सकती, क्योंकि अगर सबके लिए सेम रहती तो मैं इसको क्या नहीं बनाता, इंस्टेंस नहीं बनाता, फिर मैं इसको क्या बनाना पसंद करता, स्टैटिक। तो ऑब्वियसली कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू बहुत कम डालते हैं अपन, नेग्लिजिबल, क्योंकि इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू ही होगा एक बार को, जिसका कोई सेंस है नहीं। क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू, अगर सारे के लिए सेम होता तो मैं इसको इंस्टेंस बनाता ही नहीं। जो एज पर द डेफिनेशन अपने डिस्कस किया था कि कब इंस्टेंस बनाने की रिक्वायरमेंट है, कब अपने को स्टैटिक बनाने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट राइट डाउन वन पॉइंट, एक पॉइंट लिखिए, कीप इट इंपॉर्टेंट। लिखिए, if we are not providing, like if we are not providing, one second, लिखिए, if we are not providing, if we are not providing any value, if we are not providing any value to the instance or static variable, if we are not providing any value to the instance or static variable, then by default JVM will provide, then by default JVM will provide default value. If you are not providing any value to the instance or static variable, then by default JVM will provide default value. By default JVM will provide default value, right? Next इसी में लिख लेना एक अलग लाइन में, default value will depend on the data type. Default value will depends on the data type. Default value will depends on the data type. Right? Okay. You can just पहले ये मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको मेंशन करना हो कि बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग में से कुछ हुआ तो फिर 0 है, फ्लोट डबल में 0.0 है, कैर में स्पेस है और बुलियन में आपका फॉल्स है। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, डिपेंड करेगा डेटा टाइप पे। एंड डोंट वरी, इन सारे डेटा टाइप को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले, बहुत टाइम तक अपन इसमें डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो फिलहाल अपना टॉपिक इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल है, तो अपन उन पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, ओके। ओके, इसके बाद आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, वाला यू कैन। इस लाइन की वजह से ट्रू आने वाला है, द रीजन इज क्योंकि अपन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, और इस लाइन की वजह से क्या आने वाला, नल आने वाला।
ओके तो अब थोड़ा लिखने में आप इसको स्पीड अप कर सकते हो, जहां पर भी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ आप इसको एसओपी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब इतना प्रोग्राम आप लिख चुके हो 3-4 कि एसओपी मतलब अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप शॉर्ट कर सकते हो, इतना पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। बट या अभी आज के सेशन के बाद से आप टाइप करना स्टार्ट कर दे इसको सिस्टम में, ताकि आपका प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा कि किस तरीके से सिंटैक्स होते हैं। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। चलो एक बार पहले अपन एक काम करते हैं, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में कितने डिफरेंस अपन ने फिगर आउट किए, एक बार उसको क्विकली अपन कंक्लूड करते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक सुपर एक्सपर्टीज लेवल का एक पॉइंट बताने वाला हूं रिगार्डिंग इंस्टेंस एंड स्टैटिक, और लास्ट में फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो पहले अपन एक बात करते हैं, अभी तक जितना अपन ने डिस्कस किया है, देखो एक दो डिफरेंस नहीं, अभी तक भी अपन ने कम से कम 7-8 डिफरेंस फिगर आउट कर लिया किसके बीच में, इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच में। चलो आप बताना फटाफट से, सबसे पहला कब बनाने की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस वेरिएबल और कब बनाने की रिक्वायरमेंट है स्टैटिक वेरिएबल क्विकली। अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑल्टर हो रही है क्या बनाएंगे अपन, इंस्टेंस। अगर वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रह रही है तो क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक, राइट। ओके नाउ सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूं कितनी कॉपी क्रिएट होती है इंस्टेंस वेरिएबल की, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होने वाली है, राइट। एंड स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी क्रिएट होने वाली है, जितने ऑब्जेक्ट को चाहिए वो सेम कॉपी से डेटा शेयर करने वाले, राइट। ओके नंबर थर्ड, कब क्रिएट होता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल, तो जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये क्रिएट होने वाला है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये डिस्ट्रॉय होने वाला है। मतलब इसका स्कोप या लाइफ की बात करें तो जितनी ऑब्जेक्ट की लाइफ है या जितना ऑब्जेक्ट का स्कोप है, राइट। नेक्स्ट अगर स्टैटिक वेरिएबल की बात करें, कब क्रिएट होगा, जब क्लास लोड होती है आपकी। कब डिस्ट्रॉय होगा, जब क्लास आपकी अनलोड होती है, राइट। तो इसका स्कोप क्लास के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नंबर 4, कौन से मेमोरी एरिया में एग्जैक्टली ये स्टोर होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल आपका कौन सा मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करता है, हीप। एंड स्टैटिक कौन सा मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करता है, मेथड एरिया, राइट। ऑल्दो हीप मेथड एरिया होते क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन जेवीएम टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, अगर अपन बात करें एक्सेस करने की, कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप इंस्टेंस वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप स्टैटिक वेरिएबल को, वी हैव 3 ऑप्शन, डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट करने के लिए सेमी क्लास में होना पड़ेगा, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे ये रिकमेंडेड होता है कि आप किसके थ्रू करें, क्लास नेम के थ्रू करें, सो दैट रीडेबिलिटी विल गोइंग टू इंप्रूव, राइट। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें डिक्लेरेशन की, कहां पे डिक्लेयर करना चाहिए, तो इंस्टेंस वेरिएबल को कहां पे डिक्लेयर करना चाहिए, डायरेक्ट क्लास के अंदर। स्टैटिक वेरिएबल को भी कहां पे डिक्लेयर करना चाहिए, डायरेक्ट क्लास के अंदर, बट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मॉडिफायर। स्टैटिक मॉडिफायर की हेल्प से आपको स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम बात करें किस नाम से अपन इसको और बुला सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, तो इंस्टेंस वेरिएबल को अपन ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं, बिकॉज ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं, बिकॉज ये किससे एफिलिएटेड होते हैं, क्लास से। इसका स्कोप किसके साथ एफिलिएटेड होता है, क्लास के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल हो गया, ये क्लास लेवल वेरिएबल हो गया। और एक पॉइंट जो दोनों में सेम है वो ये कि अगर दोनों को ही आपने एज ए प्रोग्रामर कोई वैल्यू नहीं दी तो कौन वैल्यू देने वाला है, जेवीएम। कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। और डिफॉल्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा, राइट। तो ये कुछ कंक्लूजन है। तो अभी भी अगर अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 डिफरेंस अपने पास है। जस्ट अपन एक दो डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, अपने पास एक एक पॉइंट है रिगार्डिंग इंस्टेंस एंड स्टैटिक, जो अपन ने प्रैक्टिकली भी फील किया है और अपन ने कंसेप्चुअली भी इन चीजों को फील किया, राइट। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताने वाला हूं, इसके लिए थोड़ा बहुत आराम से देखना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे लेवल का पॉइंट आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जिसके बाद बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन अगर इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि जो हाईएस्ट लेवल चीज होती है जावा का, दैट इज ओरेकल सर्टिफिकेशन, जो पहले दिन मैंने आपको शेयर किया था, इवन उसका क्वेश्चन भी आपको टाइम पास लगेगा जस्ट एक चीज समझने के बाद। मतलब ये मान लो इंस्टेंस और स्टैटिक में किसी लेवल पे कोई क्वेश्चन गलत होने का या किसी लेवल पे किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं हो, ऐसा कोई चांस है ही नहीं, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, बहुत आराम से देखना। एक और पॉइंट में यहाँ पे फिगर आउट करना चाह रहा हूं, एंड दैट इज, और उसके बाद आप इवन ये भी बता पाओगे, जो अभी थोड़ी देर पहले एरर दिख रही थी ना आपको, और आप एरर को पढ़ नहीं पा रहे थे, अभी आप एरर को पढ़ भी पाओगे कि वो एरर क्या बोलने की ट्राई कर रही थी आपसे, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, दो चीजें होती है, अपने दो वेरिएबल डिस्कस किए, एक अपने अभी डिस्कस किया कौन सा वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, और एक अपने डिस्कस किया कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ओके दैट्स कूल। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज मेंशन करता हूं, दो तरीके के एरिया होते हैं एक्चुअली, एक होता है स्टैटिक एरिया और एक होता है आपका इंस्टेंस एरिया, राइट। पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्चुअल इसको बताता हूं,
ऑब्वियसली वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद अपन इसको रिलेट करेंगे और फिर वापस इसी पॉइंट पे वापस आएंगे, तब एकदम ये क्रिस्टल क्लियर होगा आपके लिए। इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो? आंसर इज नो। इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो? आंसर इज यस। स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो? आंसर इज यस। स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो? आंसर इज यस। यहाँ पे मैंने कुछ यस नो टाइप का कुछ बनाया है, लेकिन अभी ये क्या है ये अपन देखते हैं, क्योंकि देखो अब तक आपने एक पॉइंट बोला है क्या, आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा आपको इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। कैसे नहीं कर सकते? डायरेक्ट नहीं कर सकते। एंड इवन आपको वो एरर भी जैसे मैंने दिखाई थी वैसे एरर भी बताएगा कि देखो डायरेक्ट करने की ट्राई करोगे तो क्या आने वाली है? एरर। बट ये कितने हद तक सही है वो अपन देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि इंस्टेंस को आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो। द कंडीशन इज कि जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए? इंस्टेंस एरिया होना चाहिए, राइट। अब क्या मतलब है इस इंस्टेंस एरिया से, थोड़ा अपन इस पे रिसर्च करते हैं। जस्ट ऑब्जर्व, बहुत थोड़ा 5 मिनट के लिए अटेंशन देना, इधर कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, जस्ट ऑब्जर्व हियर। देखो जैसे अभी बात करते हैं अपन यहाँ पे, पहले मैं बात करता हूं इंस्टेंस वेरिएबल की, राइट। तो आराम से देखना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल की, दैट इज int x। सब मैंने ऐसा लिखा एंड देन int x इक्वल टू 10 में खुद ही वैल्यू दे देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये करने की ट्राई की, देखो बहुत आराम से देखना, मैंने मान लो ये करने की ट्राई की, और ऑब्वियसली अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाने की ट्राई करता हूं क्या होगा? मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको पता है क्या होगा? एरर आएगी, क्योंकि अब तक अपन ऐसा करता है, क्योंकि अब तक अपन ने क्या देखा है? एक्स कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस। तो एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए अपने को? रेफरेंस वेरिएबल। क्या आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो? नहीं। और नहीं तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर, जो कि अभी तक आ भी रही थी। एक बार वापस भी चला के देख लेते हैं, और अभी भी एरर आने वाली है, इसमें कोई डाउट है नहीं अपने को। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करने की ट्राई करूं, उस लाइन पे, पर्टिकुलर लाइन पे एरर आने वाली है, राइट। चलो अब यहाँ पे वापस आते हैं कि ये एरर आ क्यों रही है। देखो अब इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये नहीं है कि अभी तक मैंने जो आपको बोला था कि इंस्टेंस वेरिएबल को क्या नहीं कर सकते? डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये क्या आ रही है? एरर आ रही है। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का टच दूंगा कि आपका आंसर कैसे होना चाहिए इसमें। वो ये एक्स कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। ऊपर का एरिया देखो, एरिया मतलब जिसके अंदर ये है। किसके अंदर एक्सेस कर रहे हो? इस मेथड के अंदर। ये मेथड किस तरीके की है? स्टैटिक। तो इंस्टेंस वेरिएबल को कौन से एरिया में एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो? स्टैटिक एरिया में। क्या इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है? नहीं, इसीलिए एरर आ रही है। पता मैं बताता हूं आपको। अब एरर पढ़ो, अब मुझे लगता है आपके लिए एरर ज्यादा सेंस बनाएगी। नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलो या इंस्टेंस वेरिएबल बोलो, बात एक ही, क्योंकि या तो इंस्टेंस बोलो या नॉन स्टैटिक बोलो। तो देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब इंस्टेंस वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस, रेफर नहीं हो सकता या एक्सेस नहीं हो सकता फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट बोलो या एरिया बोलो, बात एक ही। तो ये क्या बोलने की ट्राई कर रहा है? इंस्टेंस वेरिएबल एक्स आप रेफर नहीं कर सकते या एक्सेस नहीं कर सकते, कौन से एरिया से? स्टैटिक एरिया से। नाउ दिस इज मेकिंग सेंस कि ये एरर एक्चुअली हो क्या रही है, राइट। तो इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अभी तक तो सर आपने यही बोला है कि इंस्टेंस वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट से। तो उसको एक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। अभी आप बोल रहे हो कि इंस्टेंस से कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात को? मैं जस्टिफाई करता हूं, ऑब्जेक्ट हियर। नाउ क्या करने की रिक्वायरमेंट है? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, एक अपन यहाँ पे एक और चीज बनाते हैं, राइट। अभी देखो ये मैं क्या लिख रहा हूं, डोंट वरी, ये मैं एक मेथड बना रहा हूं। मेथड क्या होता है ऑल विल डिस्कस लेटर, बट अभी के लिए मैं आपको खाली एक चीज बता देता हूं। चलो ये मत लिखो, पब्लिक पब्लिक से क्या होता है वो छोड़े, ये आपको लिखना पड़ेगा मेथड बनाने के लिए। इसको बोलते क्या? रिटर्न टाइप। आगे चल के डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए ये मान के चलो कि वॉइड मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, कब रिटर्न करता है, कब रिटर्न नहीं करता है, विल डिस्कस लेटर, राइट। खाली अभी एक बात ध्यान रखो, ये M1 क्या है? मेथड का नाम, राइट। M1 एक मेथड का नाम है, राइट। आराम से देखना, ये लाइन में इसमें लिख रहा हूं, ये लाइन में इसमें लिख रहा हूं। अब ऑब्जर्व करना, आराम से देखना, यहां पे देखो x कौन सा वेरिएबल है? x कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। ऊपर वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? अगर आगे स्टैटिक लग रहा हो तो कौन सा एरिया है? स्टैटिक एरिया। अगर आगे स्टैटिक नहीं लग रहा हो तो कौन सा एरिया है? इंस्टेंस एरिया। तो ऊपर वाला जो एरिया है जिसके अंदर आपने x को लिख रखा है वो कौन सा एरिया है?
इंस्टेंस एरिया, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस एरिया, क्या अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं? यस। इस बार अगर चलाओगे ना तो एरर कुछ भी नहीं आने वाली, बस मैं खाली आपको ये बता रहा हूं, एरर कुछ भी नहीं आने वाली अगर इस बार चलाओगे। जो क्या प्रूफ है मैं आपको बताता हूं, तो थोड़ा आराम से देखना, एंड इवन आप बहुत इजीली समझ पाओगे इसको, जो कि हाईएस्ट लेवल की चीज बताते हैं लोग, लेकिन टाइम पास है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। इस बार मैं यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, कुछ भी एरर आपको नहीं दिखी है। पिछली बार एक एरर दिखी थी, इस बार कुछ भी एरर दिखी नहीं है, राइट। बट अगर मैं इसको चलाऊंगा तो कुछ आउटपुट भी नहीं दिखेगा, एरर नहीं दिखी लेकिन मैं चलाऊंगा तो देखो कोई आउटपुट भी नहीं दिख रहा, देयर इज नथिंग। एक्स की वैल्यू अपन ने प्रिंट करवाई थी लेकिन क्या नहीं हुई, प्रिंट नहीं हुई। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है, मैंने एक बात आपको बोल चुका हूं, अभी भी मैं वापस आपको एक बात बोल रहा हूं। अभी तक जब तक अपन एक चीज नहीं पढ़ते तब तक मैं आपको एक चीज बोलूंगा, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है, लेकिन अब तक जो लोग सुनता है मैं भी वही बोल रहा हूं। क्या जावा का प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप पूछोगे 100 में से 99 लोगों का आंसर है ये होता है कि मेन मेथड से जावा का प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है। मैं इसको बताऊंगा ऐसा है नहीं, और अपन मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको कि ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है। बट अभी के लिए आप भी वही मानो जो लोग मानते हैं कि जावा का प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है? मेन से। तो अभी मैं भी आपको यही बता रहा हूं कि जावा का प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है? मेन से। तो मेन के अंदर कुछ लिखा हुआ है? नहीं। तो मेन से चलना स्टार्ट हो, मेन खत्म, तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया? खत्म। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा आपके स्क्रीन पे, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, राइट। अगर आपको आउटपुट लाना है, पता आपको आउटपुट लाना है, आप कैसे लाओगे? अब देखो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में क्या होता है। यहां से अगर आप चाहो तो मेथड को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। कौन सी मेथड को? M1 मेथड को। अगर इसको चलाना है ना आपको, जैसे ये आपने बना तो दी, कौन सी मेथड बनाई आपने? M1 मेथड, राइट। अगर इस M1 मेथड को चलाना है, कैसे चलाओगे? आपको मेन मेथड के अंदर से इसको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कौन सी मेथड चलती है? मेन मेथड। बाकी किसी को चलाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कॉल करूं तो ये चल जाएगी। मेन मेथड के अंदर से मैं किसको कॉल करता हूं? M1 को। कॉल करने का मतलब, अभी तक आप ज्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा टॉपिक मेथड है ही नहीं, अभी मेथड पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए कॉल करने का मतलब मेथड का नाम लिखो, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दो। मेथड बनाने का मतलब मेथड का नाम लिखो, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दो। आगे ये वॉइड अभी क्यों लग रहा है, क्या इसका सेंस है, विल डिस्कस लेटर, राइट। अभी खाली मैं जस्ट आपको मेथड के बारे में बात कर भी नहीं रहे अपन। यहां से आपने क्या किया? M1 मेथड को कॉल किया, राइट। एक बात मैं आपको वापस बताता हूं, पता क्या, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलने की ट्राई करूंगा ना, इस प्रोग्राम को चलाने की ट्राई करूंगा, तो पता क्या होगा? लाइन नंबर 6 जो आपको दिख रही है ना, 101% लाइन नंबर 6 पे आपको एक एरर आने वाली है। देखो मैं बताता हूं आपको, ऑब्जर्व हियर, लाइन नंबर 6 पे एरर आने वाली है, बिल्कुल, राइट। अब ये क्या मतलब है इसका, इस एरर का? देखो ये M1 कौन से टाइप की मेथड है? देखो जैसे वेरिएबल दो तरीके का होता है ना, इंस्टेंस और स्टैटिक, उसी तरीके से मेथड भी दो तरीके की होती है। क्या? इंस्टेंस और स्टैटिक। तो ये इसके आगे अगर स्टैटिक अपन ने नहीं लगाया है, मतलब ये मेथड किस तरीके की है? इंस्टेंस। और अगर इंस्टेंस कोई भी चीज हो, उसको कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो इस मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो कैसे कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल पे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे? पहले आपको टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, और अब आपको यहाँ पे M1 मेथड को कॉल करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों कंफ्यूजन नहीं होता नॉल। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ, आप ही मेरे को फिगर आउट करके ये बता दिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, एंड यू विल इजीली गोइंग टू गेट इट, राइट। जस्ट मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर T1 इक्वल टू दिस, आप मेरे को बताना क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, ना T1 डॉट M1, एंड मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे T डॉट X इक्वल टू 40। चलो आप मेरे को फटाफट से बताओ इस बार क्या आउटपुट आएगा, और मैं ज्यादा आपको दिमाग लगाने का नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं एक चीज पहले ही बता देता हूँ आपको, एरर नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। और आउटपुट क्या आएगा वो आपने अगर फिगर आउट कर लिया, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल है कि इंस्टेंस एरिया के अंदर से इंस्टेंस वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल होने के पीछे रीजन क्या है वो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे अगर आप इसका आउटपुट मेरे को बता सकते हो। व्हाट इज द आउटपुट? 40 और बोल भी नहीं रहे यार, आवाज धीरे की हो रही, कॉन्फिडेंस नहीं आपको? हाँ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? चलो देखते अपन, देखो कैसे ट्रेस करोगे प्रोग्राम को। पहली बात तो देख लो एक बार, क्या कोई इसमें स्टैटिक वेरिएबल है? नहीं। तो चलो ठीक है, सीधा कहां से चलाना स्टार्ट करते हैं अभी के लिए? मेन से। मेन से चलाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे?
लाइन नंबर 6, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? टी पॉइंट कर रहा है। ओके, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? टी पॉइंट कर रहा है। चलो ठीक है। नाउ उसके बाद ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले अपने को क्या देखना है, किसका ऑब्जेक्ट बना है? टेस्ट क्लास का। क्या टेस्ट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस, कौन सा? एक्स। बनाओ इसकी एक कॉपी, ये बनाई। वैल्यू कितनी डाल रखी है स्टार्टिंग में? 10 डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वापस यहाँ पे, अगला एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है टेस्ट क्लास का, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है? टी1 पॉइंट कर रहा है। चलो ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है टेस्ट क्लास का, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है? टी1 पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते अपने को यही देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना? टेस्ट क्लास का। क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है टेस्ट क्लास के अंदर? यस, कौन सा है? एक्स। बनाओ इसकी कॉपी, एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। अगला आओ, टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स की वैल्यू 10 हटके कितनी हो जाएगी? 40। 10 हटके कितनी हो जाएगी? 40। उसके बाद अगला देखो, टी डॉट m1, m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं कौन से रेफरेंस वेरिएबल पे? टी पे। ओके, आराम से देखना, देखो मतलब क्या इसका मैं बताता हूं आपको। m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं, जब भी मेथड कॉल होगी कंट्रोल यहां से जाएगा इस मेथड के पास। m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं किस पे? टी पे, तो कंट्रोल यहां पे जाएगा, m1 मेथड चलने लगेगी। क्या प्रिंट होगा? x। सवाल ये है कि x यहां पे कितने हैं? 2। कौन सा x पिक्चर में आएगा? क्या कोई कंफ्यूजन है इसको? इसको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा x में लाऊं, लेकिन ये अपना कंफ्यूजन कैसे निकालने वाला है? m1 बोलेगा मेरे पास 2 x है, मैं किसको लाऊं? चलो मेरे को कॉल किसने किया है? तो किसने किया m1 को कॉल? t ने। तो m1 बोलेगा मेरे पास x मतलब किसका x? t का x, और t का x मतलब वैल्यू कितनी है? 40। तो इस बार इसकी वजह से क्या प्रिंट होने वाला? पहली बार 40। उसके बाद ये क्या हो गया? खत्म। जब भी मेथड खत्म होता है कंट्रोल वापस कहां पे जाता? जहां से इसको क्या किया था? कॉल किया था। तो वापस उल्टा चले जाओ, जहां से कॉल किया था यहां पे वापस आ गए। अब अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है इसको वापस से कॉल करना है, इसको वापस से कॉल करना है। m1 वापस से कॉल होगा, m1 जब वापस से कॉल होगा, इस बार भी ये क्या मांग रहा है? x। m1 बोलेगा भाई मेरे पास तो कितने x है? 2। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा देना है? ये बोलेगा भाई मेरे को किसने कॉल किया है? तो किसने कॉल किया इसको? t1 ने। तो ये बोलेगा अच्छा x मतलब किसका x की बात हो रही है? t1 के x की बात, और t1 के x की बात मतलब कितना हो रहा है? 10। तो इस बार ये क्या प्रिंट करेगा? 10। फिर ये खत्म। खत्म तो कंट्रोल जहां से आया था वापस वहीं पे चला जाएगा। उसके बाद आगे कुछ है नहीं। क्या खत्म हो गया? आपका मेन खत्म हो गया, और मेन खत्म हो गया तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म हो गया तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 40 एंड 10, ये आउटपुट आना, इसमें कोई डाउट मेरे को है नहीं। अब देखो पता है क्या हो रहा है एक्चुअली आप इंस्टेंस एरिया के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हो। कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कौन सा एरिया है? इंस्टेंस एरिया। इंस्टेंस एरिया को अगर कॉल करना है तो कैसे कॉल कर सकते हो? किसी रेफरेंस वेरिएबल पे ही कॉल कर सकते हो। बिना रेफरेंस वेरिएबल के तो आप इंस्टेंस एरिया को कॉल कर नहीं सकते। और जब आप कॉल इसको किसी रेफरेंस वेरिएबल पे ही करने वाले हो तो ये अपना कंफ्यूजन दूर कर लेगा। ये पता है, अगर आपने t.m1 कॉल किया है मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो आप? t.x। अगर आपने t1.m1 कॉल किया है मतलब इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो? t1.x। तो हो अभी भी किसके थ्रू रहा है? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस हो रहा है, लेकिन वो कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट, कि इसको रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू नहीं करके इसके एरिया को कर रहे, राइट। तो इसके एरिया को जैसे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करोगे तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? उसकी बात कर रहा है। जैसे टी के साथ इसके एरिया को कॉल किया तो टी के एक्स की बात कर रहा है, टी1 के साथ इसके एरिया को कॉल किया तो ये टी1 की बात कर रहा है, राइट। क्योंकि इंस्टेंस एरिया को बिना रेफरेंस वेरिएबल के आप क्या नहीं कर सकते? कॉल कर ही नहीं सकते। तो इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस एरिया को कॉल करना है आपको रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी सही। जब रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ी गई तो अब अंदर वो इंस्टेंस वेरिएबल किससे बिलोंग करेगा? उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा जिसका वो रेफरेंस वेरिएबल है, राइट। तो देयर इज क्लियर कट इंफॉर्मेशन, कोई भी कंफ्यूजन है नहीं। अब देखो समझने के ट्राई करते हैं, इसको याद मत करना, जस्ट ऑब्जर्व हियर। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है। अभी देखो एक बार इसको अगर अपन चलाने के ट्राई करेंगे ना, कोई एरर आपको नहीं दिखेगा। कंपाइलेशन इज 100% फाइन। रन करने के ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आउटपुट क्या आएगा जो अपन ने ट्रेस किया? क्या? 40 एंड 10। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको, ऑब्जर्व करना। देखो जैसे ही अगर मैंने इसको स्टैटिक एरिया कर दिया, स्टैटिक करने के लिए आगे क्या लगाना है? स्टैटिक। तो ये जो m1 एरिया है या m1 मेथड है वो कौन सा एरिया हो गया? स्टैटिक। अब देखो स्टैटिक एरिया के अंदर से क्या x कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस। क्या स्टैटिक एरिया के अंदर से इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो? नहीं। तो लाइन नंबर 14 पे क्या आने वाला है? इमीडिएटली एरर, राइट। अब इसके पीछे रीजन में आपको बता दो, देखो ये लाइन नंबर 14 पे क्या आने वाली है? एरर। लाइन नंबर 14 पे क्या आने वाली है? एरर।
द रीजन इज क्योंकि स्टैटिक एरिया, वही बात मानो आप, स्टैटिक एरिया और स्टैटिक वेरिएबल सेम ही है। स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? डायरेक्ट कर सकते हो, क्लास नेम पे कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल पे कर सकते हो। सेम स्टैटिक एरिया को भी कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल पे कर सकते हो और क्लास के नाम पे कर सकते हो, वही रूल है। तो देखो यहाँ पे M1 कौन सा एरिया आपका? स्टैटिक। मैंने कैसे किया? रेफरेंस वेरिएबल पे, बट करने को मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, राइट? क्योंकि M1 कौन सा एरिया है? स्टैटिक। स्टैटिक एरिया को मैं कैसे कर सकता हूं? क्लास नेम पे भी कर सकता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे अगर मैंने डायरेक्ट एक्सेस हो जाने दी होती तो इस केस में M1 कॉल हुआ। M1 किस पे कॉल हुआ? टेस्ट पे। अब ये बोलेगा टेस्ट क्लास का एक्स, भाई टेस्ट क्लास के पास तो दो एक्स है, क्योंकि ये भी टेस्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, ये भी टेस्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। नाउ देयर विल बी व्हाट? कंफ्यूजन कि कौन से एक्स के पास जाने की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इन्होंने ब्लॉक कर रखा है कि भाई स्टैटिक एरिया के अंदर से आप किसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते? इंस्टेंस वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि स्टैटिक एरिया को तो मैं क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकता हूं, और इवन मैंने आपको कल बोला है रिकमेंडेड इंडेक्स स्टैंडर्ड पे क्या होता है कि क्लास के नेम पे ही करने वाले अपन। तो अगर क्लास के नेम पे करेंगे तो फिर तो ये तो हमेशा आप क्लियर कट क्या बढ़ा रहे हो? कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो। और इसके लिए इन्होंने इसको क्या कर दिया? ब्लॉक। इंस्टेंस एरिया को, क्योंकि इंस्टेंस एरिया को आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको एक्सेस कैसे करना पड़ेगा? रेफरेंस वेरिएबल पे। और आप रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे तो अंदर वाला हमेशा किसकी बात कर रहा है? उसी की बात कर रहा है। देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? सो दैट्स द होल इंसो क्राइटेरिया, कैसे आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है कि क्यों ब्लॉक कर रखा है। बाकी जनरली 100 में से 98 लोग नहीं, लेकिन एक आधा लोग आपको बताएंगे तो भी इस तरीके से बताएंगे कि आप इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया से नहीं कर सकते। बट व्हाट इज द रीजन क्यों नहीं कर सकते? तो एक बार आप देखना कि क्या कोई सोच पाता है या नहीं, राइट? तो एक्चुअली आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिंपल करने में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि कंफ्यूजन बढ़ाएगा, राइट? सो दैट्स द सीन। यहाँ पे ये पॉइंट मुझे लगता है अब आपको जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर अपन बात करें जो लाइन मैंने लिखा था, मैंने बोला था कि आप अभी नहीं समझोगे, अभी आप समझ रहे होंगे। इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया के अंदर से क्या नहीं कर सकते? डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टेंस एरिया के अंदर से क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कर सकते, राइट? ओके। सेकंड, देखो स्टैटिक वेरिएबल अगर होता तो उसको डायरेक्ट कर सकते या नहीं, उसकी बात करते हैं अपन। अब जैसे मान लो अगर ये स्टैटिक वेरिएबल होता, अगर ये स्टैटिक वेरिएबल होता, देखो स्टैटिक वेरिएबल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है? एक। कभी कोई कंफ्यूजन होने का चांस है ही नहीं, भले आप किसी के साथ भी कॉल करो, देयर इज नथिंग, कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं। कि रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे तब भी वही आने वाला है, क्लास के नेम पे करोगे तब भी वही आने वाला है, डायरेक्ट करोगे तब भी वही आने वाला है। इसलिए स्टैटिक वेरिएबल को कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो जैसे देखो ये कौन सा वेरिएबल है? एक्स। स्टैटिक वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा एरिया है? स्टैटिक एरिया। क्या आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो एक्स को? बिल्कुल कर सकते हो, देखो कोई एरर नहीं। अगर आप इसको चलाने के ट्राई करोगे देयर इज नो एरर, देखो कंपाइलेशन इज फाइन। और आप चलाओ इसको, इवन जो भी आउटपुट है वो आपको आउटपुट भी दिख जाएगा। ये देखो क्या आउटपुट दिख रहा है आपको? 40-40। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है। चाहो तो एक बार चलो अपन यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बना देते हैं, इस वे में। तो क्या होने वाला बोलो? हाँ, जैसे ही अपन इसको ट्रेस करने जाएंगे क्या होगा? क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल इस क्लास में? यस, कौन सा? एक्स। बना दो एक कॉपी। वैल्यू कितनी है इसमें? 10। ठीक है, अब चलाना स्टार्ट करो। कहां से? मेन से। आओ मेन में क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। कौन सी क्लास का? टेस्ट क्लास का। कौन पॉइंट कर रहा है? टी पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते क्या देखना है? क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। नहीं तो ठीक है, आगे चलो। अगला एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, किसका? टेस्ट क्लास का। कौन पॉइंट कर रहा है? T1। ऑब्जेक्ट बनते ही देखना है क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। आगे बढ़ो। टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एक्स। किसी का भी एक्स बोलोगे तो यही है, एक ही कॉपी है स्टैटिक वेरिएबल की। टी डॉट एक्स इक्वल टू 40, कर लो 40। नाउ ऑब्जेक्ट हियर टेस्ट डॉट M1। M1 मेथड स्टैटिक है, क्लास के नाम पे कॉल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि स्टैटिक है तो आप क्लास के नाम पे कर सकते हो। तो आओ यहाँ पे M1 चलेगा, यहां से M1 चलेगा, क्या प्रिंट होगा? X। अब देखो X एक ही है तो कोई कंफ्यूजन होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की तो कितनी कॉपी बनने वाली? एक ही है, तो X की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? 40। नाउ ये खत्म तो वापस कंट्रोल यहीं पे आ गया। इससे अगली लाइन देखो T1 डॉट M1। अब भले T1 पे करो T पे करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। M1 कॉल हुआ यहाँ पे, ये लो M1 कॉल हुआ, राइट? क्या प्रिंट हो रहा है? X तो एक ही है, कौन सा? 40। देखो इसमें भले वो देख लो आप, T1 पे M1 किस पे कॉल हुआ है? T1 पे। तो यहाँ पे X मतलब किसका X? T1 का X। तो T1 का X बोलोगे, T का X बोलोगे या क्लास का X बोलोगे, तीनों का मतलब क्या है? एक ही है, क्योंकि कॉपी तो एक ही है। तो यहाँ पे X बोलोगे T1 का X, और T1 का X भी कितना है? 40, दैट इज 40। उसके बाद ये खत्म, वापस कंट्रोल यहाँ पे मेन खत्म, तो आपका प्रोग्राम खत्म। आउटपुट कितना आ रहा है? 40-40। एंड इवन ये एरिया
अगर इंस्टेंस भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, इवन अगर ये एरिया इंस्टेंस भी हो जाता, हाँ बस यहाँ पे आपको कॉल कैसे करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। बट अभी देखो क्या हो जाएगा, टी पे कॉल हुआ, कौन सा, m1, तो ये x किसका, t का x, t का x मतलब कौन सा, यही वाला। ये किस पे कॉल हुआ, t1 पे, t1 का x, t1 का x मतलब कौन सा, यही वाला, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी कितनी है, एक ही है, कोई भी इसको क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। सो देयर इज नो इशू। कंफ्यूजन किसमें होता है, इंस्टेंस में। क्यों, क्योंकि इंस्टेंस की कितनी कॉपी होती है, मल्टीपल, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी होती है। तो वहां पे आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, राइट। और वो आप कैसे बताओगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। दैट्स व्हाई वहां पे रेफरेंस वेरिएबल पिक्चर में आता है। स्टैटिक का तो एक ही कॉपी होती है, किसी के थ्रू बताओगे तो बात किसकी कर रहे हो, उसी की कर रहे हो, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट। सो दैट्स द सेम यहाँ पे। अब मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ज्यादा आपके लिए जस्टिफाई हो रहा होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल को आप स्टैटिक एरिया के अंदर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इंस्टेंस एरिया के अंदर से कर सकते हो, और स्टैटिक वेरिएबल को आप दोनों एरिया के अंदर से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। कीप वन पॉइंट एंड कीप इट सुपर इंपॉर्टेंट अगर आप थोड़ा हाईएस्ट लेवल के इंटरव्यू में जाते हो। एक पॉइंट, we can access static variable, we can access static variable directly, we can access static variable directly from both instance and static area. We can access static variable directly from both instance and static area. Next point, we can access instance variable, we can access instance variable directly from instance area, we can access instance variable directly from instance area, but we cannot access instance variable directly, but we cannot access instance variable directly from the static area. We can access instance variable directly from instance area, but we cannot access instance variable directly from the static area. राइट, ओके, नाउ जस्ट राइट इट डाउन, ये लिख लीजिए आप इसको, एग्जांपल ये वाला मेंशन कर लीजिए आप, पहले इंस्टेंस का कर लीजिए, ये लेट्स से इंस्टेंस है, और अगर आप स्टैटिक एरिया रखते हो तो वैसी एरर आ जाएगी, तो ये तो आप सिंपल ऐसे लिख लीजिए, या लिख लीजिए, चलो फिर मैं चेंज कर दूंगा इसको, अभी के लिए लिख लीजिए आप इसको। लाइन नंबर 14 पे एरर आने वाले इस केस में, क्योंकि x आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और जहां पे इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की आप ट्राई कर रहे हो वो स्टैटिक एरिया। लिख लीजिए, नंबर में आने वाला डाउट पे, अगर आपको कुछ डाउट है तो।
ऑब्वियसली आउटपुट क्या आने वाला है, एरर। ओके उसके बाद एक काम करिए आप, यहाँ पे एरर आएगी, ये लिखने के बाद फिर ये आगे वाला स्टैटिक हटा दीजिए एरो लगा के, वापस पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मेंशन करिए कि अगर ये स्टैटिक हटा हुआ होता, ये स्टैटिक नहीं होता तो फिर एरर नहीं आएगी, इस बार आउटपुट आएगा प्रॉपर। और वो आउटपुट क्या होगा, तो आप डायग्राम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से होने वाला है, इवन आप खुद से बनाने की ट्राई कर लीजिए डायग्राम, कुछ ज्यादा टिपिकल है नहीं, बहुत इजीली आप बना दोगे। ओके तो यहाँ पे इसका आउटपुट कितना आएगा, 40 and 10, राइट। अगर ये आपने स्टैटिक हटा दिया आगे से और एरिया को इंस्टेंस कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, और यहाँ पे आंसर 40 और 10 आएगा। लेकिन अगर वो स्टैटिक एरिया होता तो फिर देयर इज एन एरर। अभी काम करिए, उसके बाद ये लिखने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, वापस पूरा पूरा नहीं लिखना है, जस्ट जो एग्जांपल आपने लिख रखा है ना पहले, एरो लगा के उसमें चेंज किया होगा कि अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो ये आउटपुट आने वाला है। अब एक काम करिए, उसी में एरो लगा के करिए कि अगर ये स्टैटिक होता, अगर ये वाला स्टैटिक होता, जो वेरिएबल आपका x है, अगर उसके आगे आप स्टैटिक लगा देते, मतलब अगर आपका x वेरिएबल स्टैटिक होता तो फिर इस केस में आउटपुट क्या आने वाला है, 40-40, राइट। आउटपुट क्या आएगा, 40-40। और अगर आपको डायग्राम बनाना है तो उस केस में डायग्राम क्या बनने वाला है, एक कॉपी बनेगी, यहाँ पे एक कॉपी बनेगी इसकी x की, 10 से कितना हो जाएगा 40, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, लेकिन इसमें कुछ इतना इंपैक्ट है नहीं ऑब्जेक्ट का, और आंसर क्या आएगा आपका 40-40। एंड इवन आप इसके आगे स्टैटिक लगा भी दोगे तब भी 40-40 होगा, स्टैटिक नहीं भी लगाओगे तब भी क्या होगा, 40-40 होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से एरिया में आप कर रहे हो स्टैटिक वेरिएबल। अगर आप इंस्टेंस एरिया में करोगे तब भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक में भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ओके फाइन, नेक्स्ट देन नाउ अपन कंक्लूड करते हैं इसको। अब अपने को क्या आंसर देने की रिक्वायरमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू रूम में कि इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली वो 7 डिफरेंस अपन कंक्लूड कर चुके थे। लास्ट डिफरेंस आपको देना है ये वाला, we can access instance variable directly from instance area but we cannot access from a static area, और इधर we can access static variable directly from both instance and static area, right। अब यहाँ पे खत्म करना, और डेफिनेटली अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लास्ट पॉइंट पे आने वाला है, राइट, कि क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्सेस या क्यों कर सकते हो। और अगर उस पे क्वेश्चन आ गया और उसका आंसर आपने दे दिया, पहले ही गेम खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद डैम श्योर कि आगे कोई एक भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है नहीं, राइट। 100% इंटरव्यूअर आपकी तरफ एक अलग तरीके से देखने वाला है। एंड मे बी आपके पास भी एक क्वेश्चन आया जो मैंने स्टोरी शेयर की थी कि डिड यू हैव यू डन एनी रिसर्च ओवर इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल, राइट। सो दैट्स अ सीन, किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। नाउ अगर आपको एक एक पॉइंट पता चला है, आप प्राउडली किसी स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि यू नो अबाउट इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता, नो मैटर वो कौन सा लेवल हो, आपका फ्रेशर, आपका एक्सपीरियंस, आप टियर 1 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, टियर 2 आप ओरेकल सर्टिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, राइट। खास करके एक चीज अभी भी ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूं, ओरेकल सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इंस्टेंस और स्टैटिक से, 90% क्वेश्चन बनते हैं ये लास्ट वाले पॉइंट से, राइट, क्योंकि यहाँ पे फटाफट करने के चक्कर में आप गलती कर लोगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, और एक मैं इनडायरेक्ट हिंट दे रहा हूं कि अभी जो 10 दिन के बाद एग्जाम होगा, 1-2 क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है आपको यहाँ से। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना हो तो जैसे ही इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन एनकाउंटर हो, सबसे पहले देख लेना कोई डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है कहीं पे भी तो उसका एरिया देख लेना ऊपर वाला। अगर इंस्टेंस वेरिएबल है और एरिया ऊपर कौन सा है, स्टैटिक,
तो बिना क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट किए सीधा ही क्या बोल देना, एरर। क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन होगा कम से कम 25-30 लाइन का क्वेश्चन होगा और उसमें ऐसा कुछ कर रखा होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया के अंदर से क्या करवा रखा होगा, डायरेक्ट एक्सेस। आप क्या करने जाओगे, उसको ट्रेस करने जाओगे, बनाओगे डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, कम से कम 3-4 मिनट वेस्ट करोगे। उसके बाद इवन आपने पकड़ भी लिया कि इसकी वजह से क्या आ रही है, एरर आ रही है, तब भी आप 3-4 मिनट वेस्ट करने के बाद उसको पकड़ोगे, या फिर आप फटाफट करने के चक्कर में उसको नहीं पकड़ के कुछ गलत आंसर दोगे, राइट। सबसे पहला इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के केस में आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेस, और पहले वहीं पे कमिट कर दो कि एरर आएगी या नहीं। अगर आपने पूरी तरीके से वेरीफाई कर लिया है एंड यू आर डैम श्योर कि एरर तो नहीं आने वाली, तभी आपको प्रॉपर ट्रेस करना स्टार्ट करना है और लास्ट में देखना है कि क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है, राइट। सो दैट्स अ सीन रिगार्डिंग इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ऑलरेडी आप अवेयर हो कि आज 6 डे का सेशन है आई थिंक, राइट, और 10 डेज के सेशन के बाद 10 डेज तक ओपन सेशन है, और उसके बाद और आपको एक चीज रियलाइज होगी कोई डेमो सेशन नहीं चल रहे, ऑब्वियसली प्रॉपर कंटेंट। और अगर आप 11 डे आपको एंट्री मिलती है इस प्रोग्राम में, तो जहां पे अपन छोड़ेंगे 10th डे पे, वहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, राइट, क्योंकि ये प्रॉपर पहले दिन से अपना कंटेंट स्टार्ट है। तो नाउ मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आई थिंक 28 को, मतलब इस सैटरडे को अपने वो 10 डे के जो ओपन सेशन है वो एंड हो जाएंगे। अब उसके बाद आपके एग्जाम के रिगार्डिंग क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूँ। यू नो, एक पहले आपका एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अराउंड 1 आवर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कुछ 25 क्वेश्चन होंगे, वो आपको ग्रुप में आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो एमसीक्यू टाइप का एक रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद ऑनलाइन ही होगा, ऑब्वियसली ऑफलाइन नहीं। ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पे होगा, अपने पर्सनल पोर्टल पे होगा, आपको बता दिया जाएगा कैसे एक्सेस करना है, ऑल, राइट। ऑनलाइन एग्जाम, अब इसकी जो भी कट ऑफ होती है उसके अराउंड अगर आप इसको क्लियर करते हो तो फिर आपको सेकंड राउंड होगा जो कि इंटरव्यू होगा आपका, जो कि अगेन वो ऑनलाइन होने वाला, गूगल मीट या जूम प्लेटफॉर्म पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू, जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। अगर आप वो भी क्लियर करते हो देन वो आपके लिए 11 डे स्टार्ट होगा, अदरवाइज फिर आपके लिए जो 10 डे था, दैट इज 10th डे विल बी द लास्ट डे, राइट। सो नाउ एक चीज मैं आपको पूछता हूं यहाँ पे कि एग्जाम के रिगार्डिंग देयर आर 2 डेट्स, 29th को संडे, 28th को अपना लास्ट सेशन होगा 10 डे का, या तो अपन उसको 29 को प्लान कर सकते हैं, या 30th को मंडे 30th को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए एक दिन का टाइम चाहिए 29, अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं, नॉट तो 29 को ही अपन कर सकते हैं। तो मुझे तब ओपन टू सजेशन, आप बता सकते हो, अपन अभी डिसाइड कर रहे हैं इसी सेशन में कि 29 है या 30। चलो 29 के साथ कितने लोग हैं, 30 के साथ कितने लोग हैं, यू कैन, हाँ 30 को मंडे इसलिए हो सकता है आपका बीच शेड्यूल हो। वैसे जो ये पोर्टल है ना वो 4-5 घंटे के लिए खुलेगा आपके लिए, उन 4-5 घंटे में से कभी भी 1 घंटा आप दे सकते हो, ऐसा होने वाला है। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम शेड्यूल पे नहीं होगा, क्योंकि मे बी उस टाइम शेड्यूल पे कुछ अवेलेबिलिटी आपकी हो नहीं, और सबसे अवेलेबिलिटी कंफर्म करना मुश्किल है, तो फिर वो 4-5 घंटे के लिए स्लाइड ओपन होगी जिसमें आपको कर सकते हो, राइट। तो रिगार्डिंग 29 या 30, चलो देखते हैं अपन। तो फिर तो चलो इट्स डन देन। तो चलो पहला फर्स्ट सेट जो है दैट इज ऑन 30th, राइट। जो एग्जाम आपका होगा वो 30th को होगा, अपन उसको डन करते हैं। रिगार्डिंग जो भी टाइमिंग है और क्या कब वो विंडो ओपन होगी 4-5 घंटे की, वो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में, और कैसे अटेंड करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा रिगार्डिंग दिस। उसके बाद जस्ट 30th को आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट को आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके रिगार्डिंग, मुझे लगता है कि किसने उसको क्लियर किया है, और सेकंड ऑनवर्ड्स आपके इंटरव्यू हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड में। तो 2 दिन, मुझे लगता है 2 दिन आपके इंटरव्यू चलेंगे, उसके बाद 4th ऑनवर्ड्स या 5th ऑनवर्ड्स आपके वापस से वो 11th सेशन कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। सो ये कुछ प्रोसेस रहने वाला है इसका। सो मीनवाइल आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंटरव्यू में खाली मेरे को आंसर नहीं चाहिए, ज्यादा आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ट्राई करना अपना बेस्ट देने की एंड विल डिस्कस कि कितने आंसर आप दे पाते हो, राइट। सो अगेन मैं लास्ट वाला रेशियो बता देता हूँ लास्ट बैच का। अराउंड लास्ट बैच में जो एग्जाम दिया था ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, अराउंड 400+ लोगों ने एग्जाम दिया था। अब उसमें से 100 के आसपास शॉर्टलिस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी कट ऑफ में आपको आने की रिक्वायरमेंट है। 400 के बाद ऑलमोस्ट अराउंड मुझे लगता है 200 कैंडिडेट्स के आसपास या 200+ कैंडिडेट के आसपास एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू के लिए एज पर लास्ट बैच, और उसमें से 100 पे क्लोज करना है। तो आप देख सकते हो आपका कंपटीशन एंड ऑल, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। ओनली थिंग, जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ, पहले आपको क्या आ रहा था वो तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि पहले आपको कितना कुछ आता था, तो दैट डजंट मैटर फॉर मी। कितना सीरियसली आपने एफर्ट लगाया, कितना सीरियसली आपने सेशन को फॉलो किया, दैट्स द ओनली थिंग मैटर्स फॉर मी। सो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिसने 5th डे मतलब कल या आज तक के सेशन में इसको ज्वाइन कर लिया है, राइट, उनको 30th को एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट है। एक और एग्जाम होगा क्योंकि कुछ लोगों ने मिडिल में भी ज्वाइन किया, कुछ
एग्जाम के भी इशू चल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक और सेट, एक और डे है, दैट इज 5th, राइट। एक एग्जाम 30th को होगा, एक एग्जाम 5th को होगा, राइट। जिसने 5 डे सेशन से पहले ज्वाइन किया, नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द 5th एग्जाम, राइट। 5th डे के सेशन के बाद से ज्वाइन किया है पुराना रिकॉर्डिंग देख के, तो फिर 5th वाले के लिए एलिजिबल रहोगे। आई थिंक एंट्री होगी एग्जीक्यूटिव्स के पास किसने किस मोमेंट पे इसको अटेंड किया है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। तो 2 सेट में एग्जाम होंगे, एक 30th को, एक 5th को, बट मुझे लगता है 30th को दे दो, ज्यादा जल्द अच्छा है। अगर आप इनकेस आपने 5th सेशन के बाद किया, 5th को भी दे सकते हो आप, उसके लिए एलिजिबल रहोगे, राइट। तो 5th को दोगे, 6th को आपका रिजल्ट एंड 1-2 दिन में वो प्रोसेस खत्म होगा। मीनवाइल जो भी बीच में सेशन चलेंगे उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी, डोंट वरी, राइट। सो दैट्स द सर्कमस्टांसेस फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल। मीनवाइल अभी आप ये प्रोग्राम चला के देख सकते हो, जावा का क्या करना है, इसके लिए क्या कुछ आपको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड दैट इज, आपको एक्चुअल में क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है। आपको इंस्टॉल करना है जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए जेडीके आपको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि जेडीके का मतलब क्या होता है ऑल, बाकी 3 चीजें होती है जब भी अपन जावा के साथ काम करते हैं। एक जेडीके होता है, एक जेआरई होता है और एक जेवीएम होता है, राइट। विल डिस्कस तीनों में क्या डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए आपको जो इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है वो क्या, जेडीके, राइट। मिल जाएगा, जस्ट आप जाके गूगल पे डालो जेडीके। वर्जन बहुत सारे हैं, आप जो वर्जन डाउनलोड कर सकते हो अभी के लिए वो आप 1.8 वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, इट इज स्टेबल वर्जन। तो 1.8 वर्जन आप डाउनलोड कर लेना, सारी फैसिलिटीज लगभग आप यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जेडीके का 1.8 वर्जन आप गूगल पे डालते ही आपको मिल जाएगा, ऑरेकल की साइट ओपन हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट एक मिनट, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे जेडीके 1.8 डाउनलोड, पहला ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑरेकल की साइट का, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इवन अभी लेटेस्ट वर्जन 18 चल रहा है, डोंट डू दिस थिंग, मत करना इंस्टॉल, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन नहीं होगा, बहुत सारे ग्लिचेज हो सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे नीचे जाओगे, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे इवन आप मैक पे यूज कर रहे हो, विंडोज पे यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ये तो 18 है, नीचे बाकी आपको 1.8 का भी दिख जाएगा वर्जन, ये रहा जावा 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप जैसे विंडोज के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे विंडोज पे क्लिक करोगे, आप डिपेंड करता है आपका सिस्टम क्या है, 64 बिट का या 32 बिट का है, अकॉर्डिंगली आप जैसे मान लो 64 बिट का है, अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करिए, आप जो नॉर्मल स्टेप फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ है नहीं, राइट। आप ऑरेकल की साइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन करते ही वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा, डोंट हैव एन ऑरेकल अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है गूगल से लॉगिन कर सकते हो आप, और उसके बाद इमीडिएटली वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना, राइट। डाउनलोड होने के बाद कुछ भी स्टेप नहीं है, जस्ट आप डबल क्लिक करोगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब खाली एक प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, इंस्टॉलेशन और डाउनलोड। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे। देखो, आप प्रोग्राम लिखने के लिए कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप नोटपैड में भी प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। प्रॉब्लम एक है खाली, अगर आप नोटपैड में टाइप करोगे ना, सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो आप फील नहीं आएगा कि आप कोड कर रहे हो, राइट। इसीलिए कुछ छोटा सा इनिशियल लेवल पे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। वैसे जो पॉपुलर होता है, जिसपे अपने को आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम काम करोगे नॉल, दैट इज जावा की बात करें तो इक्लिप्स ज्यादा चलता है, राइट। मैं आपको बताऊंगा इक्लिप्स कब यूज करना है, वो कौन सी स्टेज होगी जब अपन इक्लिप्स यूज करेंगे, क्योंकि अभी के लिए अपने को इक्लिप्स और ये यूज नहीं करना है। द रीजन इज क्योंकि इक्लिप्स में जैसे ही आप अगर इक्लिप्स यूज कर रहे हो, आपने एस लिखा, ऑलरेडी आपको सजेशन आने लग जाएगा कि आप स्टैटिक लिख दो, राइट। और आप सीधा एंटर करोगे, आपका क्या टाइप हो जाएगा, स्टैटिक टाइप हो जाएगा। तो अभी आपको एज ए फ्रेशर लेवल, अभी आपको एज ए बिगिनर लेवल वो प्रैक्टिस नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए आपको ऐसा कुछ लेना जहां पे सजेशन नहीं है। जैसे मैं देखो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कोई भी सजेशन नहीं मिल रहा है, एक एक वर्ड मेरे को टाइप करना पड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए इनिशियल लेवल पे इक्लिप्स के साथ नहीं जाना है। अभी इनिशियल लेवल पे आप कोई भी बिगिनर सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई विंडोज यूज कर रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप जस्ट 1-2 MB का सॉफ्टवेयर आता है, आप एडिट प्लस यूज कर सकते हो, राइट। एडिट प्लस आप यूज कर सकते हो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो। और अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आप सेम ये यूज कर सकते हो, सनसेट कोड यूज कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर का नाम सनसेट कोड है, राइट। तो आप ये यूज कर सकते हो। सो एडिट प्लस इवन आप टाइप करोगे, पहले ही आपको मिल जाएगा, जस्ट 2-3 MB का होगा सॉफ्टवेयर, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, राइट। तो वहां पे आप करोगे तो आपको थोड़ा देखो, जैसे इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ वो एक अलग कलर में आ रहे हैं, राइट। नाम लिख रहा हूँ वो एक अलग कलर में आ रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे देखने में लुक एंड फील वाइज अच्छा लगता है। बाकी नोटपैड में फिर इतना ज्यादा अच्छे से फीलिंग आएगी नहीं, राइट। तो आप एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अभी के लिए,
दैट्स अ सीन। उसके बाद क्या करने की रिक्वायरमेंट है, आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम को लिखोगे, टाइप करोगे उस एडिटर में, टाइप करने के बाद आपको उसको सेव करना है। सेव ऑब्वियसली आप कंट्रोल एस करके सेव करने वाले हो। सेव करते टाइम आपको कुछ भी नाम देना है, प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कुछ भी दो, बट इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, इन फ्यूचर पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप कुछ भी नाम दो, कोई इशू नहीं है। खाली बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, तो मैंने इसको क्या नाम दे रखा है, नाम मैंने इसको दे रखा है टेस्ट, लेकिन एक्सटेंशन आपको लगाना पड़ेगा क्या, डॉट जावा। ये एक्सटेंशन फिक्स है, आगे वाला नाम आप अभी के लिए कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको डॉट करके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, जावा। तो आगे कुछ भी एक्सटेंशन पीछे डॉट जावा। उसके बाद ये प्रोग्राम आपको चलाना है। अब जावा का प्रोग्राम 2 फेज में चलता है। द फर्स्ट फेज इज कंपाइलेशन, पहले अपन करने वाले कंपाइल, और सेकेंड फेज में अपन क्या करने वाले, रन। देखो अगर कंपाइल करते टाइम कोई भी एरर आ गई तो प्रोग्राम आपका क्या नहीं हो सकता, रन नहीं हो सकता। रीजन में बताता हूं आपको। जैसे आप इसको कंपाइल करने जाओगे, कंपाइल कैसे करना है, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। पहली बात तो जहां पे इस फाइल को आपने सेव किया है, जहां पे आपने इस फाइल को सेव किया है वहां पे जाना है। तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, मैक यूज कर रहे हो तो आप टर्मिनल ओपन करोगे, राइट। क्या करने की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको वहां पे जाना है। जैसे मैं बिल्कुल वापस स्टार्ट करता हूं इसको, मैं टर्मिनल स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, टेस्ट.जावा। तो मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा। सेम विंडो में भी आप ऐसे जा सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे सीडी, जहां पे जाना आपको। मैं कहां पे चला गया, डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे जाने के बाद अब मेरे को करना प्रोग्राम पहले क्या, कंपाइल, और उसके बाद रन। कंपाइल कैसे करोगे, कंपाइल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जावा सी। यहाँ पे सी मतलब क्या हो गया आपका, कंपाइलेशन। तो मतलब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना। जावा सी टूल होता है, कहां पे पड़ा होता है, विल डिस्कस लेटर। अभी के लिए जावा सी मतलब जावा का प्रोग्राम आप कंपाइल कर रहे हो, और यहाँ पे आपके फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या अपना, टेस्ट.जावा, जिस नाम से आपने सेव किया, राइट। जैसे देखो एक बार मैं आपको और बताता हूँ, डेस्कटॉप पे चलते हैं अपन। एक बार मैं आपको डेस्कटॉप पे चल के बताता हूँ कुछ यहाँ पे चीजें होने वाली एक्चुअली, एंड दैट इज, अभी देखो जैसे मैं एक बार ये सब कुछ हटा देता हूँ जावा के रिगार्डिंग जो भी है। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप जावा की फाइल की बात करोगे तो कोई भी टेस्ट.जावा आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा होगा, राइट। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, मतलब आपने ये फाइल बनाई और इसको सेव किया, तो मेरे को यहाँ पे टेस्ट.जावा नाम से एक फाइल मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गई होगी, राइट। या फिर इसको 1 सेकेंड, यस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेस्ट.जावा फाइल आपको दिख रही होगी डेस्कटॉप पे, जो कि 1 सेकेंड, ये वापस से सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ऑलरेडी अभी विजिबल नहीं हो रही, बट ये टेस्ट.जावा यहाँ पे होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इसको कंपाइल करोगे, ये फाइल आप कंपाइल करोगे, ऑटोमेटिक देखो एक फाइल आपका कंपाइलर जनरेट करने वाला है। अगर ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल, अभी तो जैसे ये फाइल है ही नहीं क्योंकि अपन ने इसको डिलीट कर दिया है। 1 सेकेंड, मैं इसको वापस से सेव कर देता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे टेस्ट.जावा नाम से सेव कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा अपने डेस्कटॉप पे टेस्ट.जावा नाम की एक फाइल होगी, ये रही सबसे ऊपर, राइट। ये टेस्ट.जावा जिसपे मैंने कोड कर रखा है, राइट। अभी आपको दिख रहा है खाली कौन सी फाइल है, टेस्ट.जावा। एंड इवन आप देखो एक बार, या तो ऐसे नहीं दिख रहा हो तो खाली काउंट कर लो कितने पड़े, 3 3 6 9, मतलब ये देख लो, ये पूरी 2 रो कंप्लीट, और इस रो में कितने, 4, क्योंकि एक फाइल एक्स्ट्रा आने वाली है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये काउंट करना है, बता रहा हूँ। अब जैसे इसका कंपाइल करोगे, देखो अगर आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल होने का मतलब कोई एरर नहीं आई, देखो कंपाइलेशन मेरा सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं आई, राइट। तो ऑटोमेटिक आपके जहां पे ये फाइल सेव होगी ना टेस्ट.जावा, वहां पे एक फाइल आपकी ऑटोमेटिक बन गई होगी। वो किसने बनाई होगी, जावा कंपाइलर ने। कौन सी फाइल, मैं बताता हूं आपको। देखो ऑटोमेटिक अगर आप डेस्कटॉप पे जाके देखोगे ना, अब एक फाइल एक्स्ट्रा होगी, देखो ये 5 हो चुके हैं, और एक फाइल एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रही होगी ऊपर ही ऊपर, और वो फाइल कौन सी है, देखो test.class। ये test.class फाइल मैंने नहीं बनाई, ऑटोमेटिक किसने बनाई, अपने जावा कंपाइलर ने। क्यों बनाई और इसी फाइल को क्यों बनाया, मैं आपको बताता हूं। देखो जो आपका प्रोग्राम है, ये रहा आपका प्रोग्राम, और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्लास का नाम आपने क्या लिख रखा है, टेस्ट। जब भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है, आपका जावा का कंपाइलर जो आपकी क्लास का नाम होगा, उस नाम से एक ऑटोमेटिक डॉट क्लास फाइल बनाने वाला। तो कौन सी फाइल बनी, टेस्ट.क्लास। क्यों बनाने वाला है, क्योंकि अब आपको सेकंड स्टेप में प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है। रन कैसे करोगे, रन करने के लिए जो टूल होता है दैट इज व्हाट, जावा। अब आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम का नाम नहीं, क्लास का नाम।
आपके क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, टेस्ट। तो पता है जब ये करोगे तो जावा के प्रोग्राम को कौन चलाता है, जेवीएम। जेवीएम क्या ढूंढेगा, टेस्ट डॉट क्लास फाइल ढूंढेगा। कहां पे, आपके डेस्कटॉप पे। तो अगर आपके डेस्कटॉप पे टेस्ट डॉट क्लास फाइल होगी तो जेवीएम उसको चला देगा, नहीं होगी तो एरर देने वाला है जेवीएम, राइट। तो अभी इसको टेस्ट डॉट क्लास फाइल मिल जाएगी और ये चलाएगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा। बस सवाल ये है ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल किसने बनाई है, जावा कंपाइलर ने। कब बनाएगा जावा कंपाइलर, अगर प्रोग्राम क्या होता है, सक्सेसफुली कंपाइल होता है। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट रन करने जाओगे तो जेवीएम को तो क्या चाहिए, डॉट क्लास फाइल। कौन देगा डॉट क्लास फाइल, कंपाइलर। तो जब तक कंपाइल नहीं करोगे तब तक रन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कंपाइलर एरर दे रहा तो छोड़ो यार डायरेक्ट रन कर ले, राइट, नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक कंपाइलर के एरर खत्म नहीं करोगे, कंपाइलर उसको सक्सेसफुल कंपाइल नहीं करेगा। सक्सेसफुल कंपाइल नहीं करेगा, डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी। डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी, आप उसको चला ही नहीं सकते। दैट सिंपल। सो मैं यहाँ पे पूरा आपको अगर हायरार्की बताऊं यहाँ पे, तो वो हायरार्की ये है कि एक्चुअली एज ए प्रोग्रामर अपन क्या करते हैं, मैं हायरार्की बता दूं आपको। एज ए प्रोग्रामर अपन कोड जो लिखते हैं वो कौन सी फाइल में लिखते हैं, डॉट जावा फाइल में, राइट। आगे का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा आपको, डॉट जावा। इसमें अपन क्या करते हैं, एज ए प्रोग्रामर जो भी अपने को कोड लिखना होता है अपन इसमें लिखते हैं, जो भी अपने लॉजिक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, कंपाइल। अगर कंपाइल सक्सेसफुल होता है तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो आपकी क्लास का नाम है उस नाम से क्या जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल। उसके बाद अपन प्रोग्राम को करते हैं रन। तो जो जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन करता है उसको क्या चाहिए, डॉट क्लास फाइल। और इसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट होगा वो आपको आउटपुट देने वाला है, राइट। दैट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कंपाइलेशन क्या होता है एंड रन प्रोसेस क्या होता है। दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, नहीं आए तो आने चाहिए, ऑब्वियसली मैं आपको बोल रहा, देखो मैं 50 डाउट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से, इतने से एक्सप्लेनेशन से। पहला डाउट मैं आपकी जगह होता तो ये दिमाग में आता, व्हाट इज जावा सी। तो जस्ट मैंने आपको बोला कि क्या होता है जावा कंपाइलर, मान लिया आपने कैसा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली वो एक टूल होता है जो कि कहीं पड़ा होगा आपके सिस्टम में, और वो टूल एग्जीक्यूट होता है। अब सवाल ये वो टूल मेरे सिस्टम में आया कहां से, तो उसी के लिए आपने डाउनलोड किया किसको, जेडीके को। तो मैं आपको बताऊंगा जब इवन थोड़े दिन बाद कि जेडीके में कहां पे वो टूल पड़ा होता है। पहला डाउट। दूसरा, व्हाट इज जावा, जावा इज अगेन ए टूल, राइट। तीसरा, प्रोग्राम को कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर। क्या बनाता है, डॉट क्लास। क्या जरूरत है डॉट क्लास बनाने की, डायरेक्ट डॉट जावा को क्यों नहीं चला सकते। अगर मैं डायरेक्ट डॉट जावा को चलाने जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने कर रखी कि पहले कंपाइल करना पड़ेगा फिर रन करना पड़ेगा, राइट। अगेन वन थिंग, देयर आर मल्टीपल डाउट्स, बट अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं खाली आपको जस्ट चलाना बता रहा हूँ। ये सारी चीजें जब अपन पढ़ेंगे जेवीएम आर्किटेक्चर करके, मैं एक एक चीज आपको खोल के बताने वाला हूँ कि क्या कुछ पूरा सिनेरियो रहता है, क्या रिक्वायरमेंट है कंपाइलर की और क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर अपन पाइथन का सेशन आप ले रहे हो तो आप देख रहे होंगे पाइथन में तो अपने को क्या नहीं करना पड़ता, कंपाइल नहीं करना पड़ता, सीधा लिखते पाइथन टेस्ट.py और चलने लग जाता है। यहाँ पे पहले कंपाइल करो फिर रन करो, तो अगेन फीलिंग ये आ सकती है पाइथन ज्यादा अच्छा है, यहाँ टाइम पास ज्यादा करना पड़ता है, बट दैट्स नॉट अ थिंग। डिपेंड करेगा, कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हमेशा साथ चलते, राइट। तो विल डिस्कस दैट थिंग, बट अभी के लिए मैं खाली आपको प्रोग्राम चलाना बता रहा हूँ, राइट। एक चीज, अगर आप इसको विंडो पे चलाओगे तो थोड़ी दिक्कत आने वाली है। जैसे आप ये लिखोगे ना जावा सी टेस्ट.java, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, आपको बोलेगा ये जावा सी नॉट फाउंड। आप चला के देखना इसको, पहले बार अगर आप जेडीके डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो और फिर चलाने की ट्राई कर रहे हो ना, ये बोलेगा जावा सी नॉट फाउंड। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, राइट। वो काम ये है, जेडीके डाउनलोड करने के बाद आप पहले जहां पे अपनी फाइल पड़ी है वहां पे जाना। तो कहां पे फाइल पड़ी है, डेस्कटॉप पे, वहां पे जाना। यहां जाने के बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या, पहले जावा सी और जावा यूज करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा सेट पाथ इक्वल टू, अगर आप विंडो प्लेटफॉर्म पे। ऐसा क्यों करना पड़ता है, उससे बचने का तरीका क्या, विल डिस्कस लेटर, बट अभी हो सकता है आप बोलोगे कल को आके सर ये इशू आ रहा है, मैं पहले बता देता हूँ। सेट पाथ इक्वल टू, यहाँ पे क्या डालना है, जेडीके इंस्टॉल होने के बाद आप खोलना। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा ना तो बाय डिफॉल्ट कहां पे इंस्टॉल होने वाला है, सी के अंदर आपका प्रोग्राम फाइल्स करके फोल्डर होगा, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपका जावा करके ऑटोमेटिक एक फोल्डर बन जाएगा, जावा के अंदर आपका जेडीके करके एक फोल्डर बन जाएगा, और इस जेडीके के अंदर आपका बिन करके एक फोल्डर बन जाएगा। तो आप इस बिन फोल्डर के अंदर जाना, ऊपर वाला जो पाथ है उसको कॉपी करना और यहाँ पे लाके क्या कर देना, पेस्ट कर देना, फिर एंटर करना, और उसके बाद यहाँ पे कमांड लिखना जावा सी और जावा, फिर ये वर्क करने लग जाएगा। अभी के लिए मैं टेम्पररी सॉल्यूशन बता रहा हूं। इससे होगा क्या, एक बार आपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज किया, वापस अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया
तो वापस से पहले ये पाथ सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जावास्फीयर जावा यूज कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा उसको परमानेंटली कैसे सेट करते हैं। अभी मेरे पास विंडो सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। विंडो सिस्टम होता तो मैं आपको बताता कि जेडीके कहाँ पे जाता है ऑल, राइट। तो मे भी हो सकता है एक आधा सेशन, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो कल का सेशन अपन विंडो सिस्टम पे ले, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे है। लेकिन इससे पहले आप एक बार ट्राई करना इसको इंस्टॉल करने की, और एक बार चलाने की ट्राई करना। कुछ इशू आते हैं तो अपन कल के सेशन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं अपन कल के सेशन में। मीनवाइल जस्ट टेक ए 5 मिनट ब्रेक एंड कंटिन्यू करते हैं अपन पाइथन के साथ।